31 मई 1911 सेकेंड ओलंपिक क्लास लाइनर जहाज पूरे 2 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली बनकर तैयार हो चुका था और इसके ठीक 1 साल बाद अब ये अपनी पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये अपने जमाने का दुनिया का सबसे विशालकाय और आलीशान जहाज हुआ करता था जिसका नाम था द ग्रेट आरएमएस टाइटैनिक। जरा सोचिए कि आपको एक चौंकाने वाली न्यूज मिलती है और आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस खूबसूरत और आलीशान शिप की एक यात्रा करनी चाहिए। अब आप लंदन में स्थित व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के हेडक्वार्टर चले जाते हैं अपने लिए एक टिकट खरीदने के लिए, जिससे कि आप टाइटैनिक के ट्रिप का भरपूर आनंद ले सके। और आपने सबसे सस्ती फर्स्ट क्लास की टिकट भी खरीद ली जिसकी कीमत थी उस जमाने में 30 पाउंड, जिसकी कीमत आज के टाइम पे होगी $4,500 US, यानी कि 3.5 लाख इंडियन रुपए के बराबर। 10 अप्रैल 1912 बुधवार का दिन था और आखिरकार वो दिन आ ही गया और आप सुबह के 9:30 बजे साउथहैम्पटन शहर में पहुंच चुके हैं। थर्ड क्लास पैसेंजर्स को सबसे पहले इस जहाज में एंट्री दी जा रही थी, फिर सेकेंड क्लास वाले और फिर फर्स्ट क्लास वालों को सबसे आखिर में जहाज में एंट्री मिल रही थी। अब बारी है आपकी। ये आलीशान जहाज इतना बड़ा है कि जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जब आप टाइटैनिक में एंट्री लेते हो तब टाइटैनिक के कैप्टन मिस्टर एडवर्ड खुद वहां मौजूद होते हैं आपका स्वागत करने के लिए। अब ये शिप 2000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर बंदरगाह छोड़ रहा था और आप इसके हॉर्न को साफ साफ सुन सकते हैं। और अब वहां नीचे बंदरगाह पर मौजूद लोगों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। टाइटैनिक के शेड्यूल के अनुसार टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचना था अगले हफ्ते, यानी कि 17 अप्रैल 1912 के दिन। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 14 अप्रैल की रात काफी शांत थी लेकिन ठंड काफी ज्यादा थी और टाइटैनिक को उसके आसपास मौजूद जहाजों से ये संकेत भी मिल रही थी कि टाइटैनिक के रास्ते में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। ठीक रात के 11:40 पर मिस्टर फ्रेडरिक ने अपनी दूरबीन से देखा तो पाया कि टाइटैनिक के ठीक सामने एक विशालकाय आइसबर्ग मौजूद है। उन्होंने बिल्कुल भी देर न करते हुए बाकी क्रू मेंबर्स को संकेत भेजा और फिर फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज चालक को जहाज को घुमाने का आदेश दिया और बाकी सारे क्रू मेंबर्स को कहा कि तुरंत सारे इंजन्स बंद कर दिए जाएं। टाइटैनिक में मौजूद सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर इस टकराव से बचने की कोशिश में जुट गए। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी इस स्टोरी में कहानी थोड़ी अलग है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि अगर उस रात टाइटैनिक उस आइसबर्ग से नहीं टकराता तो उसके बाद की कहानी कैसी होती। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस स्टोरी में जहाज के चालक जरा सा भी न डरते हुए जहाज को आराम से आइसबर्ग के बगल से मोड़ने में कामयाब होते हैं। बहुत से पैसेंजर्स की नींद खुल जाती है जहाज के जोर से हिलने से और लोग जहाज के डेक पे चले जाते हैं ताकि वो ये देख सके कि आखिर हो क्या रहा है। वहाँ आप भी मौजूद हैं और बाकी सारे लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि टाइटैनिक उस आइसबर्ग के करीब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबकी सांसें भी थम गई हैं और फिर कुछ इंच की दूरी से टाइटैनिक उस आइसबर्ग से बिना टकराए गुजर जाता है। इस कहानी में ना तो टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया, ना ही उसके नीचे वाले हिस्से में छेद होकर पानी घुस पाया। इस घटना के बाद सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। सारी घटना को अच्छे से चेक करने के बाद टाइटैनिक के कैप्टन ऑफिशियली ये अनाउंस करते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है और खतरा टल चुका है और वो बाकी सारे शिप्स को ये संकेत भेजते हैं कि उनके रास्ते में भी ये खतरा मौजूद है। और उनमें कार्पेथिया नाम का ये शिप भी मौजूद था जो उस रात टाइटैनिक के साथ डूबे लोगों की जान बचाने वाला था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आरएमएस टाइटैनिक फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था 17 अप्रैल 1912 के दिन। भले ही वो 8 घंटे लेट था लेकिन बिल्कुल भी सही सलामत। हजारों की संख्या में लोग न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर आ चुके थे दुनिया की सबसे बड़ी और आलीशान शिप द ग्रेट आरएमएस टाइटैनिक को देखने के लिए, और ये शिप अपनी पहली यात्रा कंप्लीट करने में सफल हुआ। शिप को छोड़ने से पहले बहुत से लोग एक दूसरे के साथ अपना एड्रेस एक्सचेंज कर रहे थे ताकि वो उन्हें लेटर भेज सके और उनकी खबर ले सके। जैसे कि 2 टेनिस प्लेयर उस यात्रा में टाइटैनिक पे मौजूद थे जिनका नाम था रिचर्ड नॉरिस और कार्ल बियर। हमारी इस कहानी में नॉरिस को घंटों अटलांटिक महासागर के खून जमा देने वाले ठंडे पानी में डूबकर दूसरे पैसेंजर्स की मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिस कारण हाइपोथर्मिया की वजह से उन्हें अपनी टांगें गंवानी पड़ी थी, और ना ही कार्ल बियर को लाइफ बोट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जान बचाने के बारे में सोचना पड़ा। यहाँ वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं और ये दोनों ही टेनिस प्लेयर अपना पहला मैच एक साथ 1912 में खेल
जिंदगी की सलामती की दुआ मांगती। हमारी इस काल्पनिक कहानी के अनुसार टाइटैनिक का करियर काफी उम्दा होता और टाइटैनिक आने वाले कई सालों तक दुनिया की सबसे विशालकाय और शानदार शिप होने का खिताब अपने पास रख चुकी होती। ये शिप नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अनगिनत बार यात्रा कर चुकी होती। अपने करियर के 25 साल के सर्विस के बाद टाइटैनिक रिटायर हो चुकी होती और अब इसे कचरे के ढेर में जगह मिल गई होती और दूसरा कोई आलीशान शिप इसकी जगह ले चुका होता जो इससे भी बड़ा और आलीशान होता। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन अब अपनी बाकी कंपटीटर कंपनियों के साथ मिल चुकी होती और जो कि टाइटैनिक नहीं डूबा होता तो ये कंपनी आने वाले दिनों में और भी मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन जाती और साल 1985 में खोजियों को समंदर के नीचे से एक विशालकाय शिप की जगह सिर्फ कुछ कोरल्स और कई नई प्रजाति की मछलियों के बिना और कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये काल्पनिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, या आप अपनी राय में ये भी बता सकते हैं कि टाइटैनिक अगर उस रात नहीं डूबता तो इसके साथ और क्या क्या हो सकता था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें